और आपके साथ मैं हूं फराह खान। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के मोबाइल और लैपटॉप से दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस आधार पर शर्जील से जुड़े 15 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है और इन सभी लोगों से पूछताछ हो सकती है। इन 15 लोगों में जामिया और एएमयू के कुछ छात्र भी बताए जा रहे हैं। शर्जील इमाम देशद्रोह केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि शर्जील इमाम ही वो शख्स था जिसने 14 दिसंबर को विवादित पोस्टरों को न केवल छपवाया बल्कि उन्हें कई जगह सर्कुलेट किया। ये वो पोस्टर है जो विवादित पोस्टर थे जिससे देश की अखंडता खराब हो सकती है, क्राइम ब्रांच का कहना है। और इन पोस्टरों को जगह जगह चस्पा किया गया, जिसके बाद 15 दिसंबर को जामिया हिंसा हुई। यानी कि सीधे तौर पर सुनियोजित तरीके से जो शर्जील इमाम था उसने विवादित पोस्टर न केवल छपवाए बल्कि उन्हें कई जगह सर्कुलेट किया गया। ये वो विवादित पोस्टर है जिसमें देश को तोड़ने की बात लिखी गई है, सीए एनआरसी को लेके जो विरोध है वो जताया गया है। और इस पोस्टर के बाद 15 तारीख को जामिया हिंसा हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जामिया हिंसा के मामले में भी अब शर्जील इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। शर्जील इमाम करीबन 15 ऐसे लोगों के संपर्क में था जो शर्जील इमाम के साथ जो उसने भड़काऊ भाषण दिए थे उसमें उनकी भूमिका थी। वो 15 लोगों में जामिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को नोटिस भी क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने जारी कर दिया है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के मोबाइल फोन और लैपटॉप से जांच टीम को कई अहम सुराग मिले हैं। खबर है कि शर्जील इमाम के लैपटॉप से पुलिस को एक विवादास्पद पोस्टर से जुड़ी एक तस्वीर मिली। आरोप है कि इस पोस्टर को पिछले साल 14 दिसंबर को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और मस्जिदों में बांटा गया था। इन पोस्टरों के जरिए लोगों से 15 दिसंबर को दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की गई थी। यही वजह है कि पुलिस अब शर्जील इमाम पर जामिया हिंसा मामले में भी केस दर्ज कर सकती है। और इसके अलावा शर्जील इमाम के मोबाइल फोन की जांच से पता चला है कि वो पीएफआई नाम के संगठन से जुड़े 9 लोगों के संपर्क में था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और उन्होंने शाहीन बाग का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने पहली चुनावी रैली पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुआ में की, जहां पूर्वी दिल्ली के 20 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार और बीजेपी के समर्थक मौजूद थे। वहां पीएम मोदी ने नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलनों को राजनीतिक साजिश बताया। सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल वादों का जिक्र किया और यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करके गरीबों के साथ नाइंसाफी की। क्या राजनीति मानवता से भी बड़ी हो गई है? दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना नहीं, दिल्ली में पीएम आवास योजना नहीं, दिल्ली में सरकारी बस सेवा खस्ताहाल, दिल्ली में नई मेट्रो लाइनों पर राजनीति। ऐसी दिल्ली तो दिल्ली के लोगों ने नहीं चाहिए है। इसी रैली में पीएम ने दिल्ली सरकार पर पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का भी आरोप लगाया। कल मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश बाबू को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पटना से आने वाली बसों को दिल्ली में आने की अनुमति देने से ही मना कर दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये कैसा पूर्वाग्रह है
जो इस तरह के फैसले करवाता है, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल से 500 रुपये का टिकट लेकर बिहारी आता है और लाखों का इलाज कराकर चला जाता है। पूर्वांचल के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति यही इनकी सोच है। कड़कड़डूमा में पीएम मोदी की रैली हुई तो दिल्ली के बिंदापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहे। इन्होंने कहा था आरओ का पानी पिलाएंगे, आरओ का पानी तो नहीं पिलाए, यमुना जी के जल को और जहरीला बना दिए और उस जहरीले पानी को दिल्ली की जनता को पिला करके अपनी तरह ही खांसने के लिए मजबूर कर दिए। जो लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति उनके साथ में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। अमित शाह ने मुंडका और सदर बाजार में रैलियां की। इसके बाद वो पहाड़गंज पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में अमित शाह के साथ बीजेपी उम्मीदवार के अलावा कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे और ये सभी लोग एक खुली गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो गाड़ी के आगे चलते रहे। इससे पहले मुंडका की चुनावी सभा में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे और जनता के सामने बीजेपी और उसके विरोधियों की विचारधारा की तुलना की। ये चुनाव दो खेमों के बीच में है, दो विचारधाराओं के बीच में। एक और ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी, जो कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देशभक्तों की टोली है। डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए हिजब कमांडर नवीद से पूछताछ के दौरान बताया है कि वो पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद के संपर्क में था, जिसके बाद अब एनआईए जल्द ही इंजीनियर रशीद से पूछताछ करेगी। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। खबर है कि नवीद से पूछताछ के बाद एनआईए ने डीएसपी दविंदर सिंह के त्राल के घर समेत तमाम जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इसके अलावा एनआईए नवीद और डीएसपी दविंदर के साथ गिरफ्तार आतंकी रफी अहमद और नवीद के संपर्क में रहे तमाम आतंकियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद का आतंकियों के कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए जल्द ही पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद से पूछताछ कर सकती है। खबर है कि पिछले दिनों डीएसपी दविंदर सिंह के साथ पकड़े गए हिजब के आतंकी नवीद ने पूछताछ में इंजीनियर रशीद के संपर्क में होने की बात कबूली है। ये भी खबर है कि आतंकी नवीद ने पूछताछ के दौरान इंजीनियर रशीद से जुड़ी कई और अहम जानकारियां भी दी और एजेंसियों को शक है कि आतंकी नवीद टेरर फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के कारोबारी जहूर वटाली के भी संपर्क में था और इस बात की भी आशंका है कि आतंकी नवीद वटाली से पैसे लेकर इंजीनियर रशीद के जरिए डीएसपी दविंदर सिंह तक पहुंचाया जाता रहा था। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, जिस तरह से ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और ये भी कहा गया है कि शर्जिल इमाम का इनसे भी जुड़ाव हो सकता है, तो क्या कहा जाए इस पर? देखिए, शर्जिल के बारे में तो अभी कोई एनआईए की तरफ से किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें नहीं आई हैं। ये इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन जो हिजब कमांडर डीएसपी के साथ पकड़ा गया था नवेद बाबू, उसने पूछताछ में ये दावा किया है कि वो इंजीनियर रशीद के जो पूर्व विधायक थे लंगेट से जम्मू कश्मीर के, उनको इंडिपेंडेंट विधायक, उसके संपर्क में था। अब एनआईए जल्द ही इंजीनियर रशीद से पूछताछ करेगी और नवीद के दावे को वेरीफाई करने की कोशिश करेगी। एनआईए को ये भी शक है कि जो पूरा पैसा देविंदर सिंह के पास पहुंचता था नवीद उसको चंडीगढ़ ले जाने के लिए या हाइड आउट में छिपाने के लिए आतंकियों को, वो पैसा कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि नवीद के पास जो है जहूर बटाली नाम का कारोबारी, जिस पर कि हवाला कारोबार करने का आरोप है और अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है, एनआईए ने उसे पिछले साल गिरफ्तार किया था। तो पूरी चैन, पूरी जो कड़ियां हैं, उसको फिलहाल जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है एनआईए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उठे बवंडर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में धूल भरे बवंडर का खतरनाक रूप दिखा। जो ताकतवर तो इतना था कि अगर उसके बीच में कोई आया होता तो शायद उसकी जान चली जाती। पन्ना जिले में इस धूल भरे बवंडर ने लोगों को खौफ से भर दिया। ये बवंडर 1 मिनट में शांत भी हो गया, लेकिन ये 1 मिनट लोगों के लिए काफी डरा देने वाला साबित हुआ। पन्ना जिले में उठा ये बवंडर कतार से खड़ी कई मोटरसाइकिलों के बेहद करीब से गुजरा। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ये कमजोर पड़ गया और धूल भी नीचे बैठ गई। बवंडर का ये खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तान के करना इलाके के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की इस हरकत का सुरक्षा बल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान पिछले साल मई से जनवरी के बीच 2335 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बीती रात फायरिंग की खबर सामने आने के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर लंबे वक्त से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। जहां फायरिंग की दूसरी घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ज्यादा मुस्तैद हो गई और वहां से गुजरने वाले लोगों की तलाशी ली गई। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को रोककर उनकी भी चेकिंग की गई ताकि कोई छिपकर गलत इरादे से वहां ना घुस पाए। जामिया इलाके में बीती रात फायरिंग का मामला आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं जामिया कैंपस के ठीक बाहर गाड़ियों को रोककर, क्योंकि यहाँ पर पिकेट लगाए गए हैं और यहाँ वाहनों को रोककर दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर चेक कर रही हैं। इससे पहले बीती रात इलाके में फायरिंग की खबर सामने आने से अफरा तफरी मच गई। यूनिवर्सिटी के गेट के पास लंबे समय से धरने पर बैठे छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ देर में गुस्साए प्रदर्शनकारी जामिया नगर थाने के बाहर पहुंच गए और वहां दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। स्टेटमेंट के बेस पे 307 और 27 आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर अभी हो रहा है। एफआईआर नंबर भी उसका बता दिया गया है। 4 दिन पहले भी जामिया नगर इलाके में प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग ने गोली चलाई थी और उस घटना पर सियासी दलों के बीच काफी जबानी जंग भी हुई थी। फायरिंग की इस घटना पर भी सियासी घमासान तेज हो गया और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना के बहाने सीधे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा। इनको जब ऊपर से इंकरेजमेंट मिल रहा है और वो भी कैबिनेट के मंत्री से, तो ये तो रुकेगा नहीं और होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने पुराने बयान का हवाला देते हुए घटना के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मैंने तो 3-4 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि दिल्ली में बड़े बवाल की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने विरोधियों के आरोपों को गलत बताते हुए गोली चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। गोली चलाना किसी का अधिकार नहीं है और जो भी गोली चलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब वाई आई एम अ हिंदू पर चर्चा की गई, जिससे खुद शशि थरूर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी किताब पर विस्तार से चर्चा की और किताब लिखने का मकसद भी बताया। अपनी किताब पर चर्चा के दौरान उन्होंने विवेकानंद, सावरकर और लाला लाजपत राय के साथ ही MS गोवलकर का भी जिक्र किया। शशि थरूर ने बताया कि बाल गंगाधर तिलक का हिंदुत्व राजनीतिक विचारों से ज्यादा प्रेरित था, न कि धार्मिक तौर पर। Moral urgency came from what we've been seeing in this country over the last 5-6 years, when those in power, those who are ruling us today, have felt it necessary to assert a version of Hinduism that I could not recognize.